हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलोक तिवारी फ्रॉम लॉ एजुकेशन। आज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 की फर्स्ट क्लास है। क्योंकि कल हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया था और वेरी फर्स्ट टॉपिक हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, इसका इवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ इसका इवोल्यूशन और इसका स्कोप क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्पस स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, पर्पस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि दो पार्टीज़ किसी एग्रीमेंट में जाना चाहती हैं पहले, और उस एग्रीमेंट के तहत वो किसी बिजनेस को करना चाहती हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन रखना चाहती हैं आपस में, या किसी भी तरह का वो डील करना चाहती हैं जिसमें दोनों पार्टी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेट डाउन करना चाहती हैं। Now we start with its purpose. लॉ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज टू इंश्योर दैट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर ऑनर्ड एंड द लीगल रेमेडीज आर मेड अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी अगेंस्ट द पार्टी failing to honor his part of agreement. That mean अगर A और B के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि तुम मुझे कल तक 2000 पीसेज ऑफ सैंडविचेस भेजोगे, और ये भी तय हुआ है कि पार्टी का टाइम 12 से 2 बजे तक का है, तो 10 बजे तक सैंडविच आ जाने चाहिए। अगर 10 बजे तक सैंडविच नहीं आएंगे तो वो सर्व नहीं कर पाएगा, और अगर एक पार्टी सैंडविच नहीं भेजती है तो उस केस में एक पेनल्टी का प्रावधान है वहाँ पर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो दोनों के बीच में एंटर हुआ है, अगर वो 10 बजे तक भेजता है सैंडविचेस डिज़ायर्ड नंबर डिज़ायर्ड क्वालिटी को हिसाब से, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर B के यहाँ पर 2 बजे तक जब वो कह रहा पार्टी है मेरी, और उसने 12:30 बजे उस सैंडविचेस को भेजा, तो यहाँ पर A के पास राइट आ जाता है कि वो या तो सैंडविच को रिसीव ना करे, और रिसीव करे तो कुछ पेनलाइज करे अपोजिट पार्टी को। सेकेंडली, ये भी प्रोविज़न हो सकता है कि वहाँ पर अगर बिल्कुल भी नहीं भेजता है, किसी भी सैंडविच को नहीं भेजता है, तो ऐसे केस में इस बात की पॉसिबिलिटी आती है कि जो पेनल्टी लगी हुई है उस पेनल्टी को वो अवेल करे पार्टी A। लेकिन इसको इंश्योर कैसे किया जाए? जब तक लीगली बाउंडिंग नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं अगर वो लीगली बाउंडिंग बनाए जाएंगे तभी वो कोर्ट में अप्रोच करके अपनी जो लॉसेज हैं उनको ओवरकम कर सकता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है, 2 पॉइंट इसमें आते हैं। एक तो ये आता है कि जो उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ के होते हैं, उसकी लीगल रेमेडी मिले अगर उसको ऑनर नहीं करता एक पार्टी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी दैट दिस इज़ डन and compels the defaulter to honor their commitment or promises. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर कोई पार्टी उसको डिफ़ॉल्ट करती है, फॉलो नहीं करती है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उस केस में अपोजिट पार्टी कॉम्पेंसेशन ले सकती है। देन मिस्टर एंसन ने एक डेफिनेशन दी थी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ दैट ब्रांच ऑफ द लॉ विच डिटरमाइंस द सर्कमस्टेंसेज इन विच ए प्रॉमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन दी पर्सन मेकिंग इट। यानी कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ की वो ब्रांच है जहाँ पर कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी पार्टी ने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ प्रोमिसेस किए हैं, तो वो प्रॉमिस को फुलफ़िल करना उसके लिए लीगल बाइंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉमिस फुलफ़िल ना करे, आगे चला जाए और दूसरे पर्सन का लॉस हो जाए और किसी भी तरह की उसको लीगल रेमेडी ना मिले। तो ऐसे केस के लिए उन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच डिटरमाइंस द सर्कमस्टेंसेज इन विच ए प्रॉमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट। कि किन सर्कमस्टेंसेज में वो जो उनके प्रॉमिसेज हैं वो लीगली बाइंडिंग होंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस बात को इंश्योर करता है। देन सर फ्रेडरिक वॉलॉक, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, दैट इज़ स्टेट, to establish a positive sanction for the expectation of good faith which has grown up in the mutual dealing of man.
इनके हिसाब से, सर फेडरिक के हिसाब से, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बात को इंश्योर करे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है गुड फेथ के साथ में, तो उसको ये श्योरिटी हो कि अपोजिट पार्टी को प्रॉमिस फुलफिल करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि पॉजिटिव सैंक्शंस इम्पोज हो सकते हैं। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा स्टेट को। तो एक तरह से स्टेट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया है अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूशन होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। इन केस ऑफ वायलेशन द पार्टी हु इज़ एग्रीव्ड कैन गेट कंपनसेशन थ्रू द स्टेट मशीनरी, दैट इज़ कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। दस कंक्लूड क्या कर सकते हैं? इट कैन बी सेड दैट द वेरी पर्पज ऑफ और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू फुलफिल द promise made by a contracting party and law of contract fulfills this august function। क्लियर बात है कि अगर इसका एक मोटे तौर पर कहा जाए वेरी पर्पस क्या है कि जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ ने किया है आपस में उसको फुलफिल करें, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस भी यही है कि वो इसको इंश्योर कराए। तो एक तरह से पर्पस हम लोग समझ गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। आपने अपना प्लॉट लिया, उस प्लॉट को किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया बनाने के लिए, पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से अपने उसको रेट पे करना है। यानी कि आप प्लिंथ तक आएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर आएगा, फिर सेकंड फ्लोर आएगा, फिर उसके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो फिनिशिंग होगी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग और जो दूसरे आइटम्स उसमें एग्जीक्यूट होंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा हर चीज़ को स्पेसिफाई किया हुआ है। हर एक का रेट स्पेसिफाई है, हर एक की ड्यूरेशन स्पेसिफाई है, क्वालिटी स्पेसिफाई है, मटेरियल स्पेसिफाई है। इसके बाद में अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उस काम को प्लिंथ लेवल पे ला के छोड़ देता है, आपके पैसे ले जाता है, काम नहीं करता है या क्वालिटी ठीक से नहीं मेंटेन करता है, तो आपके पास में क्या प्रोविज़न रह जाता है, क्या रेमेडी है आपके पास? तो इस जो पर्टिकुलर पर्पज़ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो ऐसे ही केस के लिए है कि जहाँ पर आप हेल्पलेस नहीं महसूस करें और आप कोर्ट्स के थ्रू उस पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने कि काम ठीक से नहीं किया और आपको लॉसेस दिए हैं, उससे कॉम्पेंसेशन ले सकें। हाँ, इसमें केवल कॉम्पेंसेशन का ही प्रोविज़न है कि सज़ा वगैरह का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे। अब सेकेंड एस्पेक्ट आता है इवोल्यूशन, कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व कैसे हुआ है। एंशिएंट टाइम से ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको कि लेटली ये कहने लगे कि बिकॉज हमारे यहाँ लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ब्रिटिशर्स ने लाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले कोई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। पहले एंशिएंट टाइम में भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। वो इस प्रकार से था कि अंडर हिंदू लॉ हम स्टडी करेंगे, फिर अंडर मुस्लिम लॉ स्टडी करेंगे, और फिर अंडर ब्रिटिश रूल किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है। जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द फंडामेंटल ऑफ लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर प्रेजेंट अंडर हिंदू लॉ इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में भी जो फंडामेंटल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब प्रेजेंट थे। कैसे? डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रिसीडिंग एन एग्रीमेंट वॉज वेल रिकोगनाइज अंडर हिंदू लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके पहले एक पार्टी ऑफ़र करती है, दूसरी उसे एक्सेप्ट करती है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस था, एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर होने के पहले जो एक कह सकते हैं कि प्रीसीडिंग टू दिस दैट प्री रिक्विजिट है किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करने के पहले कि एक पार्टी ऑफ़र करे या दूसरा उसे एक्सेप्ट करे। इस डॉक्ट्रिन को हिंदू लॉ में देखा गया है, इसको रिकोगनाइज था तब। सेकेंडली, इट वॉज रिकोगनाइज दैट देयर शुड बी कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और इन ए डेट। कंसिडरेशन मतलब कुछ दाम, कुछ अमाउंट, यानी अगर कोई व्यक्ति, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर मकान बनाएगा तो उसके बदले में पैसे लेगा, कुछ कंसिडरेशन होगा। तो देयर शुड बी, ये बात भी रिकॉग्नाइज़ की गई थी कि कंसिडरेशन होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, उसमें सामान के बदले में पैसा मिलेगा। और डेट में, कि डेट का मतलब ये है कि किसी से हम उधार ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी कुछ कंसिडरेशन के अगेंस्ट में उधार होगा, कोई इंटरेस्ट पार्ट वहाँ पर होगा। देन वाइल नो कंसिडरेशन वाज रिक्वायर्ड फॉर ए गिफ्ट इन हिंदू लॉ, यानी कि गिफ्ट के समय किसी को आपने कोई सौगात दी है, कोई आपने गिफ्ट दिया है किसी को, तो उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता, तो आउट ऑफ अफेक्शन दिया जाता है गिफ्ट। तो ये कंसेप्ट उस समय भी रिकॉग्नाइज था। देन द कंसेप्ट ऑफ श्योरिटीशिप, इंटरेस्ट ऑन डेट एट्सेट्रा वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज। श्योरिटीशिप मतलब इफ़ समबडी इज़ गिविंग, यू आर टेकिंग सम अमाउंट फ्रॉम अ बैंक, तो अमाउंट उसके बदले में कोई श्योरिटी दोगे उसे, तो जो उसको श्योरिटी दोगे वो श्योरिटीशिप उस समय भी थी, यानी किसी व्यक्ति की वहाँ पर या किसी प्रॉपर्टी की उसे गिरवी रख दिया है, या कोई ऐसा
उसने वहाँ पर पर्सन को इन्वॉल्व किया बीच में, जो कि इस बात की गारंटी ले रहा है कि अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। तो श्योरिटीशिप भी वहाँ थी, इंटरेस्ट डेट के ऊपर भी था। देन ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट अबाउट बाय फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उस समय भी जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स से बनाया जाता था या किसी तरह से उसको डरा धमका के बनाया जाता था या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता था, तो उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था। उस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोएर्सिव वैल्यू रखते थे, कोएशन एक पार्टी कर रही है और गलत तरह से इन्फ्लुएंस करके करा रही है, तो उसको भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था, उसको लागू नहीं किया जा सकता था। तो इन एंशिएंट टाइम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज बेस्ड ऑन एडहेरेंस टू द ट्रूथ एंड इट वाज कनेक्टेड टू द रिलीजियस नोशंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ, ये ज़रूर था, उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो एक दूसरे के सच्चाई के ऊपर बेस्ड होता था और कहीं ना कहीं रिलीजियस नोशन भी उसके पीछे, कोई धार्मिक भावना भी उसके पीछे होती थी। भावना के पीछे क्या रहता था रिजल्ट? उसके पीछे फोर्स ये होती थी कि इट वाज कंसीडर्ड पायस ड्यूटी ऑफ ईच पर्सन टू पे द डेट टेकन। अ पर्सन डाइंग विदाउट पेइंग डेट वाज कंसीडर्ड टू गो टू हॉरिड हेल। यानी ऐसा मानना था लोगों का कि अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया है तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। तो ये पायस ड्यूटी होती थी, पवित्र ड्यूटी होती थी किसी भी व्यक्ति का। एक ये ड्यूटी का मतलब ये है कि उसे ये माना जाता था कि तुम्हें ये तो मान के ही चलना पड़ेगा कि अगर किसी से कर्जा लिया है तो कर्जा तो अपने जीते जी ही चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ धार्मिक भावनाएँ, कुछ सच्चाई की भावनाएँ, इस तरह की चीज़ें एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी। तो इसके बेस पे क्या कहेंगे कि पीपल जनरली फॉलोड द धर्मशास्त्रास एंड द ज्यूरिस्ट वर्क ऑफ। धर्मशास्त्र पर काफ़ी बेस्ड होता था, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उस बात को समझाया जाता था। और कौन कौन से ज्यूरिस्ट थे उस समय, जो सेजेस थे, जैसे नारद, बृहस्पति, यज्ञवाल्क्य, वेदास, स्मृतिज, श्रुतिज, मनुस्मृति एक्सेट्रा। ये इस तरह के रिलीजियस टेक्स्ट थे जिसमें कि इस बात को समझाया गया था कि किस तरह से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए और जो बिजनेस में है तो उसे किसी ईमानदारी के साथ में उसको चलाना चाहिए। However, in the absence of any system of law reporting of court decisions, a consistent Hindu concept of law of contract could not be developed. एक कमी थी यहाँ पर। अगर किसी मैटर में कोई कोर्ट ने, पंचायत ने कोई डिसीजन दिया है, किंग ने कोई डिसीजन दिया है, चूँकि राजा की ड्यूटी बनती थी इस बात को इंश्योर करना कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में वो सही तरह से पालन हो, उसका बेईमानी ना हो। तो जो इस तरह के डिसीजन दिए जाते थे उनको किसी भी तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था उनका। जो रिकॉर्ड नहीं रखने से क्या हुआ कि प्रॉपर जो एक कंसिस्टेंटली ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो डेवलप नहीं हो पाया। यानी कि अगर 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल में 70, 80, 100 पीढ़ियाँ आईं, उन्होंने देखा और वो लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट जजमेंट्स दिए, न्याय किया, लेकिन उसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा। रिटन रिकॉर्ड नहीं रखने से क्या हुआ कि जो पुराने जजमेंट्स थे दिए हुए वो आगे कभी काम नहीं आ पाए और ये प्रोग्रेशन नहीं पता लगा कि इस तरह की सिमिलर सिचुएशन में 200 साल पहले किस तरह का डिसीजन किसी राजा ने या किसी पंचायत ने दिया था। तो ये एक कमी थी जिसके कारण से कि ये जो जितने भी हम फंडामेंटल्स और लॉ हैं ये अलग अलग जगहों पे जो जिन रिलीजियस टेक्स्ट का यूज़ किया बताया गया है उनमें रेफरेंस आता है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं था जिसके बेस पे कहा जाए कि लॉ इवॉल्व हो गया। अब इसी तरह से हम मुस्लिम पीरियड में आते हैं। तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक नोशन, क्योंकि मुस्लिम पीरियड में जो इस्लामिक लॉज थे, इस्लामिक जो नोशंस थे, उनके बेस पर देश चलता था। और अरेबिक वर्ड अक्द, जिसका मतलब होता है टाई और कंजंक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस अरेबिक वर्ड का यूज़ किया जाता था अक्द, AQD, तो इसका मतलब टाई और कंजंक्शन था कि दो लोग मिलके कोई टाई कर रहे हैं, किसी तरह का कोई समझौता कर रहे हैं। देन द इसेंशियल ऑफ मुस्लिम पीरियड में भी द इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सच एज प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन एंड रिजल्ट एम्ड, मीटिंग ऑफ माइंड्स एट्सेट्रा वर वेल रिकॉग्नाइज्ड। मीटिंग ऑफ माइंड से मतलब कि दो व्यक्ति एक पर्टिकुलर बात पे समझौता करना चाहते हैं
तो उनको टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में तय करनी पड़ेंगी, दोनों को उसको एग्रीड अपॉन होना पड़ेगा। मीटिंग ऑफ माइंड से मतलब है कि जिन टर्म्स कंडीशंस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना, वो मसूदा तैयार हुआ, वो दोनों ही पार्टी एग्री थी। उसी तरह से जो प्रपोजल में एक्सेप्टेंस, एक ऑफ़र देगा और दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज़ें चूँकि पिछले भी चली आ रही थी, तो इस पीरियड में भी इनके रिकॉग्निशन थी। अब मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस वाज आल्सो सफर्ड, उसमें भी वही प्रॉब्लम थी, सफर्ड बाय द एब्सेंस ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इन इंडिया। जो लॉ रिपोर्टिंग होती है कि किस तरह से कोर्ट्स में या डिफरेंट जगहों पे काजी के द्वारा या किसी और के द्वारा कोई जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर ये नहीं पता लग पाया कि ये जो लॉ था वो किस तरह से इवॉल्व हुआ। लेकिन लेटर स्टेज में हम देखेंगे कि मुस्लिम और हिंदू लॉज को यूज़ किया गया है। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लॉ तक तो एक पॉइंट सही था। अब जब अंग्रेज़ इंडिया में आ गए, तो अंग्रेज़ों के इंडिया में आने के कारण से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहा वो ये रहा कि जो सिस्टम उन्होंने अपनी कंट्री में एक सिस्टमेटिक वे से लॉ को इवॉल्व किया था, वो एज़ इट इज़ इंडिया में आ गया। अब जो इंडिया में आया तो उसके पहले क्या कंडीशन थी? पहले एग्रेरियन सोसाइटी थी अंग्रेज़ों की, यानी इंग्लैंड भी, वहाँ भी खेती बाड़ी होती थी। लेकिन जब 19th सेंचुरी में वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बने, बड़े अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट बने, मिल्स बनी। तो इस तरह से हुआ कि कमर्शियल आस्पेक्ट बढ़ गया, और जब कमर्शियल आस्पेक्ट बढ़ गया तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल मैटर्स वहाँ के कोर्ट्स में बहुत आने लगे। और वहाँ के जो जजेस थे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने डिफरेंट रीजनिंग दे के, पास्ट में कोई जजमेंट्स हैं उनको लेके, और इस बात को समझते हुए कि उसका जूरिस्प्रूडेंस क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे केसेस के अंदर जजमेंट्स दिए। जब वो जजमेंट्स देते थे तो अगर उसी सिमिलर मैटर में किसी दूसरे जज ने पास्ट में कोई जजमेंट दिया है तो उसको वो कंसीडर करते थे, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो कॉमन लोगों के बीच की प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने में जजमेंट जो दिए गए, उनको रिजॉल्व करने के लिए जजमेंट दिए गए, उसको कॉमन लॉ का नाम दिया गया, और वही कॉमन लॉ इंडिया में आया। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिकली जो अंग्रेज़ थे, जो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने यहाँ पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ है उसको इवॉल्व किया। इन 19th सेंचुरी, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंग्लैंड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए एग्रेरियन सोसाइटी टू ए कमर्शियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मोर कमर्शियल cases piled up in courts. Judges decided cases on the basis of reason, common sense, and prevailing notion of justice, and started relying on prior judgments called common law. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया वही राइटिंग में लिखा हुआ है कि कॉमन लॉ किस तरह से इवॉल्व हुए और क्या कारण था वहाँ पर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कितना इसमें इम्पैक्ट रहा, और जब वो इंडिया में एंटर कर गए तो फिर क्या हुआ। देखिए, ब्रिटिश common law and statute law were introduced in Presidency Town in Calcutta, Madras and Bombay by the Charter of 18th century. चार्टर से मतलब है कि जो वहाँ का क्राउन था वो समय समय पर कुछ इस तरह के डायरेक्शंस इंडिया में भेजता रहता था, जिसके हिसाब से इंडिया की जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। तो जो 18th सेंचुरी का एक चार्टर था उसमें एक डिसीजन हुआ कि जो वहाँ के कॉमन लॉ हैं ब्रिटिश के और स्टैट्यूट लॉ, कॉमन लॉ तो वो बता दिए जजेस ने जो बनाए हैं या कस्टम से बनते हैं, स्टैट्यूट से या वो वहाँ के ट्रेडिशंस से बनते हैं, और जो स्टैट्यूट लॉ होते हैं जो कि वहाँ की पार्लियामेंट पास करती थी। तो उन दोनों तरह के लॉज को उन्होंने इंडिया में 18th सेंचुरी के चार्टर के थ्रू कहाँ इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि पहले प्रेसिडेंसी टाउन उन्होंने बनाए थे, कोलकाता, मैड्रास एंड बॉम्बे, इन 3 जगहों पर उन्होंने पहले कंट्रोल किया था। तो ये जो प्रेसिडेंसी टाउन बने थे जहाँ पे हाई कोर्ट्स भी बनी थी, और कलकत्ता की जो कोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम भी दिया गया था। तो ये जो 18th सेंचुरी का चार्टर था उसने उन कॉमन लॉज को इंडिया में लाया, और वो कॉमन लॉज वहाँ कैसे बने थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय बहुत सारे केसेस कोर्ट में आ गए, वहाँ के जजेस ने फिर मेहनत की उस पर और उसके हिसाब से उन्होंने जजमेंट्स दिए, और सिमिलर नेचर के जजमेंट को नेक्स्ट जो जजमेंट्स आते थे उनको वो फॉलो भी करते थे, जिसको प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने 3 जगह पे कोलकाता, मैड्रास और मुंबई में प्रेसिडेंसी टाउन में इनको इंट्रोड्यूस किया। देन एक स्टैट्यूट आया 1781 का, उसने डिक्लेयर किया कि ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डिसाइडेड बाय हिंदू लॉ एंड यूसेस इन केस ऑफ हिंदूज एंड बाय मोहम्मदन लॉज एंड यूसेस इन केस ऑफ मुस्लिम्स।
यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी उनको आ रही थी। हालांकि जिस समय कॉमन लॉ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए 18th सेंचुरी का चार्टर आया था, उसके साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी आया था कि क्योंकि वो लॉज इंग्लिश कंडीशन में इंग्लैंड के लोगों के लिए बनाए गए थे, अगर इंडियन कंडीशन में इंडियंस के लिए अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ़ है तो उसको थोड़ा मोल्ड मॉडिफाई किया जाए, यानी उसको उस एक्सटेंट तक ही अप्लाई किया जाए जो कि यहाँ के लोगों को परेशानी में ना डाले। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जजेस जो थे वो एरोगेंट थे, उन्होंने अपने हिसाब से उसको चलाया और बहुत तरह की एट्रोसिटीज़ भी की। लेकिन लेटर ऑन जब इस बात का रियलाइजेशन होने लगा कि काफ़ी डिस्प्यूट होने लगे और लोगों में रोष आ गया, तो 1781 का एक स्टेच्यूट आया। उस स्टेच्यूट में वहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आए कि जो हिंदूज़ हैं उनके लिए हिंदू जो लॉज हैं और जो उनके यूसेसेस हैं, यानी उनके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, और जो मोहम्मडन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके लिए मोहम्मडन के जो लॉज हैं और यूसेसेस हैं उनको अप्लाई करके इनके जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर हैं उनको सॉल्व किया जाए। दिस इज़ ओनली फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर, सिविल मैटर्स की बात थी वहाँ पर। अब इन केस वन ऑफ द पार्टीज वाज हिंदू एंड द अदर मुस्लिम, द लॉ ऑफ डिफेंडेंट वाज टू बी अप्लाइड। अब ये भी ऐसा केस हुआ जहाँ पर कि दोनों पार्टी, दो पक्षों में कोई अगर मामला बिगड़ गया है और एक पक्ष मुस्लिम है एक हिंदू है, तो कहा गया जो डिफेंडेंट है यानी जिसने केस किया है उसको नहीं, जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, उसका जो लॉ होगा वो चलेगा। अगर हिंदू ने केस किया है और मुस्लिम डिफेंडेंट है तो मुस्लिम लॉ से वहाँ पर उस केस को सॉल्व किया जाएगा, और अपोजिट है, अगर मुस्लिम ने केस किया तो हिंदू लॉ से सॉल्व किया जाएगा। ये इन्होंने इस प्रोविज़न को भी यहाँ पर रखा। 10, इससे हिंदूज़ को क्या फ़ायदा रहा कि हिंदूज़ हु ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल वर गवर्नड बाय द मुस्लिम लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर नाउ गवर्नड विद द हिंदू लॉ एंड यूसेजेस। अब दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड अप टू द पासिंग ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये प्रैक्टिस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पास हुआ 1872, तब तक ये प्रैक्टिस चलती रही। और तब उसके पहले ये जो नया रूल आया था 1871 का स्टैच्यूट, उसके हिसाब से चलाया गया। अब रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हिंदूज़ को हिंदू लॉ से गवर्न किया जा रहा है, मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ से गवर्न किया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही समाज के अंदर एक बड़ी ही डिफरेंसेस पैदा हो गए और एक बड़ी इनकन्वीनियंस हो गया सरकार को रूल करने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने क्या प्रोविज़न्स किए, किस तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ, अब ये नेक्स्ट पैरे में पढ़ते हैं। The applicability of different laws on Hindu and Muslim ushered new problems. A need was felt for a uniform system for the whole country. With this aim in view, the Charter Act of 1883 made a provision for the appointment of a law commission to evolve a common law applicable in the whole India. That means now Charter एक्ट जो 1883 का था उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक लॉ कमीशन की इस्टेब्लिश किया गया, एक लॉ कमीशन बनाया गया और कहा कि कोई ऐसा मेथड इवॉल्व करो जिससे कि यूनिफॉर्म सिस्टम यहाँ का लॉ का बन सके, एक लॉ सब पर एप्लीकेबल हो। तो ये जो आपका लॉ कमीशन है वो आज तक काम कर रहा है। यानी वो जो लॉ कमीशन आया था इस पर्पज़ से बनाया गया था कि आप इवॉल्व करो। आज भी इवॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी इश्यूज़ को लेके, पहले लॉ कमीशन डिस्कस करता है और उसके बाद में वो अपनी सजेशंस और अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास भेजता है, फिर वो अप्रूव किए जाते हैं, फिर उसका बिल बनता है, फिर एक्ट बनते हैं। तो लॉ कमीशन उस समय बनाया गया था 1883 के चार्टर के थ्रू, जो कि आज भी एज इट इज़ काम कर रहा है कुछ बुनियादी परिवर्तन के साथ। अब इसमें क्या हुआ, जब इसने लॉ कमीशन आ गया तो इन दी सेकेंड रिपोर्ट ऑफ थर्ड लॉ कमीशन की जो सेकेंड रिपोर्ट थी was devoted to the law of contract। वो रिपोर्ट जो सेकंड रिपोर्ट थर्ड लॉ कमीशन की थी वो टोटल डिवोटेड थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और द लॉ कमीशन सबमिटेड अ ड्राफ्ट जुलाई 28, 1866 को इसने एक ड्राफ्ट सबमिट किया, विच वाज आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स फाइनली अडॉप्टेड द लेजिस्लेचर इन 1872 इन द फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872 में उस ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया गया कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में, और ये ड्राफ्ट जो है 1872 का था ये आज तक इसी शेप में चल रहा है। अब आप देखिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यू विल फाइंड दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये पर्टिकुलर जो एक्ट है, अब देखिए एक्ट 9 ऑफ 1872, एक्ट 9 ऑफ 1872 से मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो बिल्स आए होंगे
अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास में, ये 9th नंबर पर सीरियल में होगा। तो एक्ट 9 ऑफ 1872 या उस साल का ये 9वां एक्ट है जो कि पास किया गया, और इसको फर्दर जो है अमेंड किया गया है। द मीडिएशन एक्ट टू 2023 32 ऑफ 2023 डेट 15/9/23 को इसको फर्दर अमेंड किया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 9/8/19 से 31/10/2019 से ये एप्लीकेबल भी हुआ है जम्मू एंड कश्मीर पे भी। तो हम कह सकते हैं कि एक्ट को पढ़ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ डिस्कस हो रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको देखना भी ज़रूरी है। इसमें मेन चीज़ आती है कि आप देखिए कि किस पर्पज़ से बना था। पर्पज़ बहुत ज़रूरी है। पर्पज़ में लिखा हुआ है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बता रहा है कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट पार्ट नहीं है, इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे एक्ट्स हैं। तो कुछ पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो इससे गवर्न हो रहा है। इसको डिफाइन करना और इसको अमेंड करना, ये इस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बनाने का पर्पस था। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म किस तरह से हुआ। आपने देखा कि जो लॉ कमीशन था उसकी सेकंड रिपोर्ट, थर्ड लॉ कमीशन की जो उसकी मीटिंग थी, उसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर का ड्राफ्ट तैयार किया एक्ट का, और फिर ये एप्लीकेबल हुआ 1872 में जब लेजिस्लेचर ने इसको पास कर दिया। अब जैसा अभी बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें सर्टेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करता है, उसको ही रूल करता है। तो यहाँ पे क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, कंप्लीट नहीं है अपने आप में। इट डज नॉट डील विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सेवरल स्टेट्यूट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एज अंडर। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्यूट्स हैं, और ये जो लिस्ट बताई इस लिस्ट के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्यूट हैं, एक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं या उसको रूल करते हैं या उसको गवर्न करते हैं। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, the Negotiable Instrument Act 1881, then Indian Insurance Act 1938 and the Indian Trust Act 1882। तो इसके अलावा भी बहुत एक्ट्स मतलब अवेलेबल हैं जिनको कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और जब जैसे जैसे कोर्सेज चलेंगे उन एक्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो एक बात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ये पूरा कंसेप्ट था अभी तक जो हमने पढ़ा इवोल्यूशन का, उसमें हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में करते हुए किस तरह इवॉल्व होते हुए हमारा मेन पर्पस था कि 1872 में किस तरह से ये पर्टिकुलर एक्ट ऑपरेशन में आया। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था कि जिस समय हम अपने हिंदू पीरियड की बात कर रहे थे, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर इसलिए छोड़ा था कि मैं लॉ कमीशन को पहले डिस्कस करना चाहता था कि लॉ कमीशन की जो थर्ड रिपोर्ट में जहाँ पर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ, यहाँ पर आता है कि लॉ कमीशन ने हिंदू जो लॉ लीगल सिस्टम था कॉन्ट्रैक्ट से पर्टेन, उसके बारे में क्या कहा। द लॉ कमीशन इन इट्स 41st रिपोर्ट जो थी पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज नो सिस्टम ऑफ रिलायंस अपॉन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन हिंदू जुरिस्प्रूडेंस एक्सेप्ट इन सो फार एज दे सर्व एज एविडेंस ऑफ कस्टम्स। यानी कि उन्होंने ये पाया कि हिंदू जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सिस्टम था वो कभी भी किसी दूसरे जजमेंट के ऊपर रिलाय नहीं करता था कि सिमिलर केस में अगर कोई पास्ट में जजमेंट आया तो उसको एज इट इज़ वहाँ पर लगा लिया जाए, जैसा कि अंग्रेज करते थे, इंग्लिशमैन करते थे कि प्रेसिडेंट बनाया है उन्होंने कि अगर पास्ट में कोई सिमिलर केस में जजमेंट आया है तो उसको एज इट इज़ यहाँ पर हम ओके कर दें या उसको अडॉप्ट कर लें। तो ये बताया कि हमारे यहाँ पर ये सिस्टम नहीं था, हमारा जूरिस्प्रूडेंस था वो इस तरह का नहीं था। वो हर बार फ्रेश केस को सुनता था, चाहे सिमिलर नेचर के 20 केस तो 20 को सुनेगा, उसको जजमेंट देगा, लेकिन कोई रिलायंस पास्ट वाले पर नहीं रखेगा। इसका कारण ये था कि पास्ट का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। अगर रिकॉर्ड रखा जाता डेफिनेटली उसको शायद रेफ़र किया जा सकता था। तो उस अगर जो जजमेंट दिया भी जाता था उसको केवल एक कह देते थे कि ये एविडेंस ऑफ कस्टम है, कि अगर मान लीजिए 20 केसेस के अंदर एक जैसी जजमेंट आ गया है तो वो कस्टम बन गया। तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ या ये फैक्ट्स इसमें डिफरेंट हैं या फैक्ट सेम है, तो वो एविडेंस ऑफ कस्टम की तरह से यूज़ किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व हुआ है वो किस तरह से आगे बढ़ा
और हिंदू पीरियड से लेके मुस्लिम पीरियड को पार करके ब्रिटिश पीरियड में यहाँ तक पहुँचा। अब हमारे पास आता है स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।